पानी बीच नींद प्यासी। अम्मा की तेज आवाज कानों में पड़ते ही आदित्य की नींद खुल गई। अक्सर ऐसी आवाज सुनने का अभ्यस्त आदित्य लेटे हुए ही बोला, क्या हुआ अम्मा? आज फिर से सुबह सुबह क्यों शुरू हो गई? क्या करूं? सुबह सुबह तुम्हारी अर्धांगिनी के साथ भजन गाए बिना मेरा दिन जो शुरू नहीं होता। कभी ऐसा हुआ है कि सुबह उठने पर बिना प्रवचन सुने या सुनाए एक कप चाय ही शांति से मिल जाए? माँ की गुस्से भरी आवाज में गंभीरता के बदले खिलंदड़ापन महसूस कर उसे मन ही मन हंसी आ गई। अब अम्मा, सोचो तो दोष तुम्हारा ही है। सही ढंग से काम सिखाओगी नहीं तो बकबक तो करना ही पड़ेगा ना। तू तो चुप ही कर, जोरों का गुलाम। कितना सिखाऊं, कहाँ तक सिखाऊं? एक काम भी ढंग से नहीं कर पाती। चाय बनाएगी तो दूध शक्कर ऐसे डालेगी मानो इसके मायके से फ्री कोटा में दूध और चीनी आता है। एक मेरी उमा है, बचपन से ही घर के कामकाज में इतनी दक्ष है कि लोग उसके काम देख दंग रह जाते हैं। जैसा मैंने अपनी बेटी को सिखाया वैसा ही बहू की माँ ने भी कुछ सिखाया होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते। फिर हमेशा की तरह उसकी अम्मा देर तक बेटी की तारीफ और बहू की आलोचना में जुटी रहीं, उसके बाद दूसरे कामों में व्यस्त हो गईं। आदित्य दोबारा सोने की कोशिश करने लगा कि तभी उसे याद आया, आज ऑफिस जल्दी पहुंचना है। वह बिस्तर से उठते हुए पत्नी गंगा को आवाज देकर बोला, सुनती हो, इतनी देर से रसोई घर में बैठी क्या कर रही हो? एक कप बढ़िया चाय तो पिलाओ, आज ऑफिस के लिए जल्दी निकलना है। सास को जवाब न दे पाने की विवशता में वह पहले से ही भारी बैठी थी। मौका मिलते ही उसने अपना सारा गुस्सा पति पर उतार दिया और अपनी सास की तर्ज पर ही बोली, रसोई घर में और क्या करूंगी? बैठे बैठे ऐश कर रही हूँ। मैं ठहरी उज्जड, गंवार और फूहड़ औरत, मुझे क्या पता चाय कैसे बनती है? आदित्य बिना कोई जवाब दिए चुपचाप अखबार में नजरें गड़ाए बैठा रहा। थोड़ी देर में गंगा एक कप चाय उसकी बगल में रख गई। आदित्य अच्छी तरह जानता था कि न तो उसकी माँ दिल की बुरी है और न ही उसकी पत्नी। जरूरत पड़ने पर दोनों सारे ताने उलाहने भूल कर एक दूसरे का पूरा ख्याल रखती हैं, पर उसकी अम्मा को शगल था अपनी बेटी की तारीफ करने और अपने द्वारा दिए गए संस्कार को सर्वश्रेष्ठ मानने का, जिसके कारण दोनों सास बहू में गाहे बगाहे तानों और उलाहनों के दौर चलते रहते। आदित्य इन दोनों के बीच कभी भी हस्तक्षेप न करता, अक्सर निर्लिप्त भाव से चुपचाप सब कुछ सुनता रहता। आस पड़ोस में गोदावरी काकी के नाम से मशहूर उसकी अम्मा का उस मोहल्ले में अच्छा दबदबा था। वहां के छोटे बड़े सभी उनकी बहुत इज्जत करते थे। आस पड़ोस का कोई भी शुभ कार्य उनसे सलाह लिए बगैर संपन्न नहीं होता था। हर घर से उनके मधुर संबंध थे। अपनी बहू को भी वह दिल से चाहती थी, पर न जाने क्यों बहू की छोटी सी गलती भी उनके सामने आ जाती तो किसी आम सास की तरह ही उनकी भी जबान फिसलने लगती। आदित्य जल्दी से तैयार होकर 2 दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर चला गया। उसी दिन गोदावरी काकी को अपनी नातिन नेहा की शादी का कार्ड और पत्र मिला। कितने ही लोगों के काम अकेले संभालने वाली गोदावरी काकी बुरी तरह घबरा गईं। मात्र 1 हफ्ते बाद ही शादी थी, वह भी दिल्ली जैसे शहर में हो रही थी। इतने कम समय में ही उन्हें न जाने कितने इंतजाम करने थे। उन्होंने बहू को बुलाकर कार्ड पकड़ाया और फिर दोनों सास बहू आपसी बैर भूलकर शादी की तैयारियों के लिए विचार विमर्श करने लगी। बेटी के घर पहली बार न्योता ले जाना था, कुछ तो ऐसा होना ही चाहिए था कि 10 लोगों के बीच इज्जत रह जाए। उनका दामाद देवेश एक सरकारी दफ्तर में उच्च अधिकारी था। बेटी को तो उन्होंने सामान्य हैसियत में ही ब्याहा था, पर देवेश अपनी कड़ी मेहनत और प्रयत्नों के बूते आज इतने ऊंचे ओहदे पर था। वहीं उनका बेटा आदित्य एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क का काम करता था। जाहिर सी बात है, पद और पैसा दोनों में जीजा और साले के बीच काफी अंतर आ गया था। समय के साथ यही अंतर दोनों परिवारों के संबंधों के बीच दूरियां लाने लगा, जिससे इधर के 7-8 वर्षों में बेटी का संबंध पितृगृह से औपचारिक बनकर रह गया था। भले ही परिस्थितियों ने संबंधों में दूरियां ला दी थी, पर खून के रिश्ते क्या इतनी आसानी से छूटते हैं? दुख सुख में सबसे पहले इन्हीं रिश्तों की याद आती है। गोदावरी काकी ने अपना संदूक खोलकर गाढ़े समय के लिए जमा किए गए 10,000 रुपए और गहनों के नाम पर बचा एक सोने का चेन निकालकर बहू को पकड़ाया और अपनी पड़ोसन राधा के साथ बाजार भेज दिया। आनंद फानन में उनकी बहू गंगा राधा के साथ मिलकर बड़ी होशियारी से शादी का सारा सामान खरीद लाई। चेन को भी साफ करवाकर एक नए डिब्बे में डलवा लाई। आदित्य जब घर आया, जोड़ तोड़कर उसने ट्रेन में आरक्षण भी करवा लिए। फिर क्या था, बेटी को अपने आने की सूचना भेज गोदावरी काकी अपना पूरा कुनबा समेटे दिल्ली के लिए रवाना हो गईं। दिल्ली स्टेशन पर उनका नाती मयंक पहले से ही कार लिए खड़ा था। प्लेटफॉर्म पर उतरते ही जब मयंक ने बढ़कर उनके पांव छुए तो उनका कलेजा गदगद हो गया। गोरा चिट्टा मयंक अपने आधुनिक धन के कपड़ों में किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहा था।
निपट सूती साड़ी में किसी तरह अपनी सस्ती चप्पलें छुपाने का प्रयत्न करती गोदावरी काकी को न जाने क्यों मयंक के साथ गाड़ी में बैठने में भी संकोच महसूस हो रहा था। घर पहुंचने पर उमा बाहर बरामदे में ही मिल गई। वो कुछ लोगों से बातें करने में व्यस्त थी। उन पर नजरें पड़ते ही बढ़कर मां के पांव छू लिए। साधारण औपचारिकता के बाद एक नौकरानी ने सामान सहित उन लोगों को एक कमरे में पहुंचा दिया। कहाँ तो गोदावरी काकी सोच रही थी कि पहुंचते ही बेटी पहले की तरह आकर उनसे लिपट जाएगी, देर से आने के लिए उलाहने देगी, खुद उनकी देखभाल में जुट जाएगी, कौन कौन से काम संभालने हैं इसकी पूरी फहरिस्त थमा देगी। पर बेटी का ठंडा स्वागत देख गोदावरी काकी का दिल बुझ सा गया। यहाँ पहुंचने तक दिल में जो उत्साह हिलोरे ले रहा था वह धीरे धीरे शांत पड़ने लगा। थोड़ी ही देर में कमरे से लगे बाथरूम में बारी बारी जाकर सब नहा धोकर तैयार हो गए। एक नौकर आकर बड़े सलीके से सबके लिए चाय नाश्ता रख गया। खा पीकर सब दीर्घ यात्रा की थकान मिटाने लगे। बस एक गोदावरी काकी अपना चाय का कप लिए बैठी रही। न जाने क्यों एक कप चाय भी उनके गले से नीचे नहीं उतर रहा था। तभी वहां उमा आ गई। अरे अम्मा, अभी तक आपने एक कप चाय भी खत्म नहीं किया है, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अब आप तो अम्मा घर की ही हो, फिर यह मेहमानों सा बर्ताव क्यों? एक अकेली जान हूँ, ढेर सारे काम है, कहाँ कहाँ देखूं। बेटी के अपनेपन से भरे दो बोल सुनकर अब तक बेगानापन झेलती गोदावरी काकी के अंतस में वात्सल्य हिलोरे लेने लगा। तू चिंता मत कर, हम लोग यहाँ बैठने नहीं आए हैं, बस तू बताती जा, मैं और बहू मिलकर सारे काम संभाल लेंगी। थोड़ी देर में वहाँ मयंक और नेहा भी आ गए। वो साथ लाए उपहार एक एक कर प्यार से सबको थमाने लगी, पर उनके कान अपने द्वारा लाए उपहारों की प्रशंसा सुनने के लिए नेहा की तरफ ही लगे रहे। नेहा ने अपना उपहार औपचारिकतावश उलटने पुलटने के बाद अपनी माँ के हाथों में थमा दिया। उसमें न उपहार लेने का कोई उत्साह था, न ही देखने का, बस एक मयंक ही था जो अपना शर्ट देख के लग पड़ा। वाह नानी, आपने तो मेरा शर्ट एकदम मेरी पसंद और सही नाप का खरीदा है, मैं तो इसे आज ही पहनूंगा। उमा सारे सामान समेट कर उठते हुए बोली, अब आप लोग आराम कीजिए, रात में मेहंदी और संगीत है। पर गोदावरी काकी की आंखों में नींद कहाँ। वह लेटकर रात को संगीत में गाने के लिए अपने गानों को याद करती रही। शाम को संगीत का आयोजन एक खूब सजे धजे पंडाल में रखा गया था। ज्यादातर औरतें और लड़कियां फिल्मी तर्ज पर नाच गा रही थी। गोदावरी काकी के पुराने गानों के लिए वहां कोई जगह ही नहीं थी। उमा उनके पास से ही आ जा रही थी, पर उसे इतनी फुर्सत ही कहाँ थी कि माँ से भी एक दो गीत गाने की फरमाइश कर सके। हालांकि उसे अच्छी तरह पता था कि उसकी माँ को शादी ब्याह में गाने का कितना शौक है। गोदावरी काकी ने जितने भी गाने याद किए थे वे सब उनके मन में ही रह गए। बेटी ने किसी से उनका परिचय तक नहीं करवाया था, इसलिए अपरिचित परिवेश में चुपचाप दर्शक बनी बहू के साथ बैठी रही। बेटी द्वारा दी गई अनदेखी चोट की दारुणता ने उन्हें निष्पन्न पाषाण सा बना दिया था। थोड़ी देर बाद अतिथियों में ही शामिल होकर खाना खाने के बाद वह बहू के साथ कमरे में आ गई, जहां आदित्य पहले से ही खा पीकर बच्चों के साथ लेटा हुआ था। शायद वह भी अपने को अकेला और उपेक्षित महसूस कर रहा था। देर रात उमा उनके कमरे में आई। वह चुपचाप दीवार की तरफ मुंह घुमाए सोई रही। उमा उनके बगल में लेटी गंगा से बातें करने लगी। भाभी, मैं तो पूरी तरह से व्यस्त हो गई थी, आप लोगों ने ठीक तरह से खाना खाया या नहीं? आप चिंता न करें, हम लोगों ने अच्छी तरह से खाया पिया। हम लोग कोई मेहमान तो है नहीं जो बार बार आपको पूछना पड़े। गोदावरी काकी को बहू की व्यवहारिकता अच्छी लगी। थोड़ी देर बाद बहू सो गई, पर उनकी आंखों में नींद नहीं थी। एक तो नई जगह, नया परिवेश, उस पर अपनों द्वारा दिया गया उपेक्षा का दंश। कमरे से निकलकर बाहर टहलने लगी, तभी पास के कमरे से आती आवाज सुन उनके कदम ठिठक गए। नेहा की आवाज थी, मम्मी आप आज दोपहर में कहाँ चली गई थी? माँ, भाभी और दोनों बच्चों के लिए पास के मार्केट से कपड़े लेने चली गई थी, वरना कल शादी में ये लोग अपने साथ लाए वही बेधके पुराने फैशन के कपड़े पहनकर तैयार हो जाते। कल होटल में कितने ही लोग आएंगे, अगर जान गए कि मेरी माँ और भाभी हैं, तो उनके फुहर पहनावे देखकर क्या सोचेंगे? उन्हें तो मेरी इज्जत का ख्याल नहीं है, पर मुझे तो है। अब यहाँ आ गए हैं तो इतना तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। शादी ब्याह में लोगों के मायके से न जाने कितने सामान आते हैं। एक मेरा मायका है पूरा कंगाल, जितना वे लोग लेकर नहीं आए उससे ज्यादा तो उन पर खर्च हो रहा है। तभी उन्हें मयंक की गुस्से से भरी आवाज सुनाई दी, मम्मी आप कैसी बातें करती हैं? वे हमारे अपने हैं, अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा लेकर आए हैं। उतना सामान खरीदने में ही उन्हें कितनी परेशानी हुई होगी। आश्चर्य है कि फिर भी आप उनसे और ज्यादा की आशा रखती हैं। इससे ज्यादा गोदावरी काकी से सुना नहीं गया। वे अपने कमरे में लौट आईं। उन्हें लगा कोई विष बुझा बाण उनके कलेजे को चीर गया है।
एक मर्मांतिक पीड़ा से वो छटपटा उठी। वो भूल ही गई थी कि उनकी बेटी का जीवन स्तर उनसे काफी ऊंचा उठ गया है। पैसे कमाने की होड़ में शामिल नई पीढ़ी की नजर में हर रिश्ते की प्रतिष्ठा उसके पैसे और उम्र के हिसाब से ही होती है। ये जिनकी छांव में पलते बढ़ते हैं, जिनकी उंगलियां पकड़ कर चलना सीखते हैं, जिनके सहारे अपने उज्जवल भविष्य के सपने संजोते हैं, इच्छित ऊंचाइयों को छूते ही वही माता पिता उन्हें उचित, गवार और न जाने क्या लगने लगते हैं। किसी से उनका परिचय कराना भी उन्हें अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं लगता। गोदावरी काकी को वो बात नहीं की कि उनकी बेटी पहले कैसा हो गई। तभी और पुत्र का नीचे पड़ा धन संपत्ति पाकर उसने शायद ये दावा कुछ ऐसा जो इस बारे में लोगों से विशेष मिला है। आज तक बच्चे को मेरे दिल से एक दिन बात करके आया थी। उन्हें संस्कार की भारत को बहुत परिवेश में इसका भी बदल जाती है। वो विदेशी नीति बच्चे के लिए अभी मुद्दा को चलते उनकी बुद्धि घास चलने चली गई थी। वरना ये अपने पूरे पूरा सभी के दिल ही नहीं चला बल्कि सिर्फ बड़ी भेज थी। बच्चे से जरूर ले गए थे अपने बने के चक्का पहुंचते रही। और अपनी बेटी की संस्कार की बेटी के पास आकर क्या हुआ। ध्यान बहुत ही रखते हैं। बेटे का घटना कारण समझी नहीं। अपनी बेटी को कहा कि ये प्रश्न बनी होगी। शायद उसी को कहते हैं पानी नीच नहीं कैसे विवाह के बेटे की धर्म के अनुष्ठान संपन्न करने में बेटी को वापस कर लेते बैठने पूरी विजयी होने लगी और बाबू को सामने की लगी। नई पीढ़ी को परंपरागत विश्वास नहीं रहा। फिर भी विवाह जैसे पवित्र समय को लड़कों को भी अपनी परंपरा का निर्माण करना चाहिए। इससे पहले ही बहू ने कुछ मामले से मना कर दिया। अम्मा जी आप कुछ मत बोलिए वरना कोई कैसे आपको जवाब दे देगा जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे गाँव में कुछ बातें भूल शब्दों की अभिव्यक्ति से पड़ी होती है और वही कुछ किसी की मनोदशा को अच्छी तरह ध्यान देती है उसके मानसिक को आकलन कर लेती है। महसूस कर रही थी और लड़की आंखों में सम्मान का एहसास हो रही थी। एक ही परिस्थिति में वातावरण में सही कहना और अपनाना को परस्पर आपने बदल दिया था। इसलिए के सवाल नहीं होता लेकिन एक सामने को हस्तक्षेप करने की बजाय इन खूबसूरत उद्यान में सड़कों से बड़ी चालियां देखते हुए गुजारा। शादी किसी मजबूती से थी। शाम को शादी में जाकर वर्तमान पूरी तरह चुकी है। बिल्कुल भी जैसे कपड़े दिए जिस तरह से पहनने की जरूरत थी उन्होंने नहीं वैसा ही पहन लिया। हालांकि उनका रहा था नमस्ते वक्त से लगभग है उन्हें नई स्थिति में महसूस हो रहा था। अपना पूरा व्यक्तित्व ही उन्हें लगने लगा था जिससे व्यक्तित्व वो अपने ऐसी पुरानी दुनिया में रहने के छपा थी जहाँ उनकी छुट्टी वैसी नहीं रहती थी, जहाँ उन्हें हर काम के लिए बहुत स्वतंत्रता थी, जहाँ उन्हें अपनी बहू और बेटे का बिल्कुल स्नेह और सम्मान मिलता था। क्योंकि मैंने अपनी बहुत सारी अपने जिंदगी में कई बार देखी थी। एक सेकंड से शादी का मंडप लगा था जहाँ कपड़ों की ऊंची मुखमनी धोती और गिराया रंग की शादी करवा रहे थे। शादी के पारंपरिक रीतों के बदले सामने वाले स्टेज पर कैसे लगा था। उनके लिए सारा देशी मेहनत को चिपकने में रखा था। उनकी मन की स्थिति धीरे धीरे दीदी में एप्पल को भी अकेले नहीं सो रही थी। आज कभी बावजूद अपनी बहू के सामने छाई लेके की नजर आ रही थी। उनकी जैसी बहू की जगह लोगों को ही देते हैं। ससुर से अलग होकर पति के साथ निरंकुश और स्वच्छंद जीवन जीने पसंद करते हैं। कभी ऐसा न हो कि उनके कार्यक्रम में सुनते सुनते उनकी बहू का भाई और सहने की शक्ति का चाहे किसी न किसी नहीं उनसे मुक्ति पाने का लाभ हो गए। से अलग होकर वो कैसे जिएंगे। इस घटना मौत से ही निस्तारा थी। दूसरी बार नेहा की विदाई होते ही गोदावरी काकी भी अपनी साड़ी जाने के लिए तैयार हो गई। जाने से पहले बेटी गृहिणी ने भी सिर्फ को साड़ी पहनकर सिखाया उसे गुस्सा कर रखा। उन्होंने एक बार भी नौकरी का अनुरोध किया पर वह तरह से मना कर दिया। लेकिन जैसे ही स्टेशन जाने के लिए कार में बैठी महंगी चुनी छीनने लगी। एक कंकड़ी ऐसी हवाएं आती सके तो सरकासियों की सलाह में सूख गई। कभी बात से मिठाई का पैकेट संभाले मैं गुम की नजर में आ बैठा और अपने दोनों हाथ उनके गले में डालकर वैसे वैसे हाथ गया। सड़क बनाने के लिए पर मेरी चोट को भी कोई समझ पा रहा था। लेकिन सारा संभाल व्यवस्थित
को मोहल्ले की ढेर सारी औरतें को बैठ काकी का हाल चाल पूछ रही थी। सबके साथ मौजूद लोगों ने काकी माता को शादी की दिखाई और सबको सामने की लड़की की रही थी। लेकिन उनके कानों में आगे पीछे कुछ आवाज निकला। वो तीनों को बड़े बड़े का हाल लगा और ठीक से नहीं महसूस किया। उनके चारों सबको बड़ा खुशी थी। से गहरी निगरानी करती थी। ये कौन सा तरीका है अपनी पत्नी से बात करने